हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आइए आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ए. गिरीश चंद्र मुर्मू, बी. राधाकृष्ण माथुर, सी. सत्यपाल मलिक, डी. एन वोहरा। राइट आंसर बी. राधाकृष्ण माथुर। आइए व्याख्या। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल के रूप में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? ए. संपूर्ण भारत पर, बी. अनुसूचित क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत पर, सी. जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, डी. संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। राइट आंसर ए. संपूर्ण भारत पर। आइए व्याख्या। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ए. जी.वी. मालवंकर, बी. मनोहर जोशी, सी. पी.ए. संगमा, डी. सुमित्रा महाजन। राइट आंसर सी. पी.ए. संगमा। आइए व्याख्या। पी.ए. संगमा वर्ष 1955 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। निम्नकूट से उत्तर दीजिए। ए. पहला और दूसरा, बी. पहला और तीसरा, सी. दूसरा, तीसरा और चौथा, डी. तीसरा और चौथा। राइट आंसर ए. पहला और दूसरा कथन सही है। आइए व्याख्या देखते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत में महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद के किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) के तहत अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। नेक्स्ट, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ए अनुच्छेद 160 में, बी अनुच्छेद 162, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 167। राइट आंसर ए आर्टिकल 160। आइए व्याख्या। संविधान के आर्टिकल 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। बी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। राइट आंसर सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आइए व्याख्या। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही या स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति या गारंटी है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट, किस देश में दोहरी नागरिकता या पॉलिसी ऑफ ड्वेल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। राइट आंसर डी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइए व्याख्या। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था
है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, एस.के. आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। कूट ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। एस.के. आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में पंडित नेहरू, सरदार पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया कमेटी यानी JVP कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। ए, उद्देशिका या प्रियम्बल, बी, मूल अधिकार, सी, मूल कर्तव्य, डी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। राइट आंसर ए, उद्देशिका या प्रियम्बल। आइए व्याख्या। भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ए, 8, बी, 9, सी, 11, डी, 16। राइट आंसर सी, 11। आइए व्याख्या। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी।
इसी दिन सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को ए. वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। बी. राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। सी. किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। डी. मात्र राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। राइट आंसर बी, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। आइए व्याख्या। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उसे उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? ए. मौलिक अधिकार। बी. संवैधानिक अधिकार। सी. प्राकृतिक अधिकार। डी. वैधानिक अधिकार। राइट आंसर डी, वैधानिक अधिकार। आइए व्याख्या। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूंकि यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है, अतः यह एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। चौथा, वर्तमान में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय दल हैं। इनमें से कौन सही हैं? ए. पहला, दूसरा और चौथा। बी. पहला और तीसरा। सी. दूसरा और चौथा। डी. पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट आंसर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी सभी कथन सही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्याख्या की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें प्राप्त करता है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? ए. आर्टिकल 315। बी. आर्टिकल 317।
सी आर्टिकल 316, डी आर्टिकल 312। राइट आंसर बी आर्टिकल 317। आइए व्याख्या। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। नेक्स्ट, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ए भारत के संविधान द्वारा, बी 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, डी उपयुक्त सभी द्वारा। राइट आंसर डी उपयुक्त सभी द्वारा। आइए व्याख्या। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ए न्याय का, बी स्वतंत्रता का, सी निरंतरता का, डी समानता का। राइट आंसर ए न्याय का। आइए व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तिलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट, निदेशक तत्व क्या है? ए वाद्य योग्य, बी अवाद्य योग्य, सी कठोर, डी लचीले। राइट आंसर बी अवाद्य योग्य। आइए व्याख्या। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद्य योग्य और अवाद्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग्य और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य हैं। वाद्य योग और अवाद्य योग का मतलब है, वाद का मतलब हुआ कोर्ट के माध्यम से इसको दिलाया जाएगा, और अवाद्य योग का मतलब है कोर्ट के माध्यम से उसको नहीं दिलाया जाएगा। जैसे मौलिक अधिकार का कहीं हनन होता है तो आप लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन के संबंध में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। ए ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों का साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो, बी ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, सी दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो,
डी शासन की गोपनीयता जो शासन के साझेदारी करने वाले दलों के बीच हो। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। बी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम पदाधिकारी कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। डी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राइट आंसर ए, धन विधेयक लोकसभा के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यह कथन गलत है। आइए व्याख्या देखते हैं। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। धन एवं वित्त विधेयक दोनों लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु वित्त विधेयक को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है या किस देश से लिया गया है? ए, आयरलैंड। बी, यूनाइटेड किंगडम। सी, कनाडा। डी, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर सी, कनाडा। आइए व्याख्या। भारतीय संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।